कहानी का शीर्षक है माँ का खत। रजत जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मीना ने दरवाज़ा खोला। मीना को देखकर रजत ने पूछा, मीनू माँ कहाँ है? इस पर मीना तेज आवाज़ में बोलने लगी, अरे आजकल तुम्हारी माँ घर में टिकती कहाँ है? तुम्हारी माँ के तो पर निकल आए हैं, जब देखो तब घर से गायब रहती है। न जाने ऐसा भी क्या काम पड़ता है इनका घर से बाहर। आस पड़ोस के लोग भी न जाने क्या सोचते होंगे तुम्हारी माँ के बारे में। अरे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो कम से कम हमारा तो सोचना चाहिए ना तुम्हारी माँ को। जैसे ही तुम ऑफिस के लिए निकल जाते हो वह भी निकल जाती है तुम्हारे पीछे पीछे, और छुट्टी वाले दिन भी घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन की तो मुश्किल से छुट्टी मिलती है। रजत सोचता है, आजकल मीना हमेशा यही कह रही है कि माँ घर में नहीं है। रजत गहरी सोच में डूब गया कि आखिर माँ जा कहाँ रही है। रजत माँ को बहुत अच्छे से जानता था और इतना तो यकीन था कि माँ कुछ गलत नहीं कर रही है। रजत की माँ राधा जी ने रजत को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था और राधा जी की पूरी दुनिया ही रजत था। रजत ने जब से होश संभाला था बस माँ को ही देखा था। राधा जी अकेले ही रजत का पूरा ध्यान रखती थी और उसकी चिंता भी बहुत किया करती थी। राधा जी हमेशा रजत को समझाती रहती, सुन, बाहर ज़्यादा देर तक मत रहना, बाहर का खाना मत खाना, ऑफिस पहुंचकर फ़ोन कर देना। माँ की हिदायतों का वह हमेशा ध्यान रखता क्योंकि माँ की चिंता को वह बखूबी समझता था। इसलिए ऑफिस पहुंचकर भी रजत एक बार माँ को कॉल ज़रूर किया करता था। लेकिन कुछ दिनों से रजत देख रहा था कि माँ कुछ बुझी बुझी सी रहने लगी थी, अपने आप में खोई खोई सी रहती थी। आजकल जब भी वह माँ को फ़ोन किया करता था तो कभी अपनी सहेली के घर तो कभी घर के काम से बाहर हूँ बोलकर फ़ोन रख देती थी। रजत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ आजकल परेशान सी क्यों है। थोड़ी देर में राधा जी घर पहुँची तो उनका रुआसा चेहरा देखकर रजत की माँ से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन रजत ने मन में एक फैसला ले लिया था कि कल को वह माँ के पीछे पीछे जाएगा और पता करेगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन वह घर से ऑफिस का नाम लेकर निकल तो गया, लेकिन वह ऑफिस नहीं पहुंचा और जैसे ही राधा जी घर से बाहर निकली वह उनका पीछा करने लगा और अपनी माँ का पीछा करते करते रजत वहाँ पहुँच गया जहाँ राधा जी रोज जाती थी। रजत ने देखा उसकी माँ एक अस्पताल में जाकर घुस गई। रजत उनके पीछे पीछे था और वहाँ जाकर वह एक वार्ड में चली गई। रजत माँ को इस तरह अस्पताल में जाता देखकर काफ़ी घबरा जाता है। उसके मन में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं। कहीं माँ को कोई बीमारी तो नहीं, नहीं, यह मैं क्या सोचने लगा। रजत उस वार्ड में पहुँच गया जहाँ रजत की माँ गई थी। रजत ने पर्दे के पीछे छिपकर देखा तो माँ किसी 70-75 साल के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर रो रही थी और वह बुजुर्ग भी रो रहे थे। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बुजुर्ग कौन हो सकते हैं। रजत बहुत देर तक अपने ही प्रश्नों के भंवर जाल में उलझा रहा और थोड़ी देर बाद घर वापस लौट आया। रजत ने अपनी पत्नी को
इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था कि जब तक वह पूरी सच्चाई को जान नहीं लेगा तब तक वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताएगा। और आज जैसे ही माँ आएगी मैं उनसे बात करूँगा। अभी रजत कुछ सोच ही रहा था कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो ऑफिस से बॉस का फ़ोन था। हेलो सर, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो रजत, तुम्हें कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है। मैंने तुम्हारे जाने की टिकट बुक कर दी है और कल सुबह ही तुम्हें निकलना है। तुम अपने जाने की तैयारी कर लो और फाइल भी रेडी कर लो। यह कहकर बॉस ने फ़ोन रख दिया। रजत अपने ऑफिस की फाइल के काम करने में व्यस्त हो गया, क्योंकि कल सुबह उसे निकलना था, जिसकी वजह से वह माँ से बात नहीं कर पाया। सुबह रजत ऑफिस के काम के लिए निकल गया। पूरे रास्ते वह सिर्फ माँ और उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोच रहा था कि जब वापस आ जाऊँगा तो माँ से अच्छे से बैठकर बात करूँगा। 3-4 दिन के बाद जब रजत घर वापस आया तो उसने देखा कि माँ की तबीयत बिगड़ी हुई थी। रजत ने माँ की जी जान से सेवा की और वह सोच रहा था कि ऐसी स्थिति में माँ से बात करना ठीक नहीं होगा। माँ थोड़ा ठीक हो जाएगी तो उनसे उन बुजुर्ग के बारे में पूछूंगा, लेकिन बढ़ती उम्र और अस्थमा की बीमारी के चलते राधा जी ने कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कह दिया। धक्क से रह गया था रजत। माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए उसे बचपन के वो दिन याद आने लगे कि एक दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा, यही सोचते हुए रजत दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। तेजी से भागते हुए वह टेबल से टकरा गया और टकराने से टेबल पर रखा हुआ कांच का पोट नीचे जा गिरा था, जिससे वहाँ पर पूरा कांच ही कांच फैल गया था। किचन में काम कर रही माँ बाहर आकर देखती है तो पूरे फर्श पर कांच ही कांच फैला हुआ होता है। डर के मारे वह रजत को अपनी तरफ खींच लेती है और उसको पूछती है, बेटा तुम्हें लगी तो नहीं ना? क्या ज़रूरत रहती है इतना भाग दौड़ करने की? चुपचाप कमरे में क्यों नहीं रहते? मैं आ तो रही थी दरवाज़ा खोलने। माँ की डांट सुनकर रजत भी गुस्से से बोलता है, आप ऐसे ही मुझे डांट रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। नाराज होकर रजत बालकनी में जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ समय बाद माँ उसकी पसंद की पनीर की सब्जी और रोटी थाली में सजाकर लाती है। माँ ने उसको खाने के लिए कहा, पर रजत कहाँ सुनने वाला था। वह मुंह मोड़कर दीवार की तरफ देखने लगा। तभी उसकी माँ की आंखों से ममता के आंसू छलक पड़े और बहते आंसुओं के साथ माँ ने रजत से कहा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है, खाना खा ले। माँ के बहते आंसुओं को देख रजत भी खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर बस माँ के सीने से लिपटकर रोता रहा, क्योंकि उसको पता था आज सुबह से ही माँ ने भी कुछ नहीं खाया होगा। माँ को दिन भर भूखा रखने का दुख उसकी आंखों से बहते आंसू बयां कर रहे थे। मीना की आवाज़ से रजत अपने बचपन के दिनों से वर्तमान में लौट आया।
उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। माँ के चले जाने के बाद एक दिन रजत ने माँ की अलमारी खोली जिसमें माँ की शादी की फ़ोटो रखी थी और उसके बगल में माँ की एक डायरी भी रखी हुई थी जिसे माँ अपने अलावा किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, क्योंकि अक्सर माँ उसमें अपने मन की बातें लिखा करती थी। रजत ने माँ की डायरी खोली तो उसे उसमें एक खत मिला जिसमें रजत का नाम लिखा हुआ था। लेकिन रजत ने उसे खोल लिया। माँ ने लिखा था, प्रिय बेटा रजत, आज मैं तुझे तेरे पापा के विषय में बताने जा रही हूँ। मेरी शादी तेरे पापा यानी भानु प्रताप जी से हुई थी और मैं भी तेरे पापा को पाकर बहुत खुश थी। ससुराल में कदम रखते ही भानु जी के माँ बाबू जी को मैंने अपना मान लिया था और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर के साफ सफाई या घर को सजाना हो, सभी को मैं बहुत अच्छे से कर रही थी। छोटा सा परिवार था, मैं भी खुश थी क्योंकि भानु जी के माता पिता ने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया था। सभी बहुत खुश थे और यह खुशी तब और ज़्यादा हो गई जब तूने अपने होने की आहट दी थी। जब तू हुआ तो मैं घर में और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई थी। घर, सास ससुर और तुम सबको अकेले ही संभाल रही थी। पता ही नहीं चला कि कब तेरे पापा और मेरे बीच अनदेखी दूरी आ गई। मैं घर में व्यस्त और तेरे पापा अपने काम में व्यस्त हो गए। तेरे पापा की सेक्रेटरी मोहिनी का अक्सर घर में आना जाना लगा रहता था, कभी काम के सिलसिले में तो कभी ऐसे ही। उसकी खूबसूरती के जाल में तेरे पापा फंसते ही जा रहे थे। कब मोहिनी हमारे बेडरूम तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। तेरे दादा और दादी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरे पापा किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उन्हें तेरा वास्ता भी दिया, लेकिन तेरे पापा पर तो जैसे मोहिनी के मोह जाल का चश्मा चढ़ा हुआ था। मैंने और तेरे दादा दादी ने तेरे पापा से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैंने कभी उनसे बात नहीं की और ना ही उनसे कभी मिलने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं बहू को लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहीं पर मुझे तेरे पापा भी दिखाई दिए। उनका जीवन आज दोराहे पर खड़ा था। मोहिनी ने आज उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। पर मोहिनी को तो तेरे पापा से ज़्यादा उनके पैसों से मतलब था। जैसे ही तेरे पापा को बीमारी ने पकड़ा तो मोहिनी ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मोहिनी तो अपने दोस्तों और पार्टी में ही बिजी रहती थी। उसे कभी घर परिवार या तेरे पापा से कोई मतलब ही नहीं था। उसने तो केवल पैसों के लिए तेरे पापा से शादी की थी। तेरे पापा और मोहिनी का एक बेटा भी है जो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा। उन लोगों ने तेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैं कुछ दिनों से उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। जिस दिन तू मेरे पीछे पीछे अस्पताल आया था, उस दिन तेरे पापा मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। जो उन्होंने मेरे साथ किया वह उसका पश्चाताप करना चाहते थे। मैं नहीं जानती थी कि मैं उन्हें कभी माफ़ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते और तेरे पिता होने के नाते मैं उनकी देखभाल के लिए जा रही थी। ऐसा लगता था
माँ लिखते लिखते रो पड़ी थी, क्योंकि आगे के अक्षर धुंधले पड़ गए थे। माँ के आंसू से आगे माँ ने लिखा था, बेटा मुझे पता है तेरे लिए भी उनको माफ़ करना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटा कोशिश ज़रूर करना माफ़ करने की। हो सके तो उन्हें एक बार अस्पताल देखने ज़रूर चले जाना, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। बाकी मुझसे जो गलती हुई होगी वह माफ़ कर देना, तुम्हारी माँ। रजत समझ गया था कि माँ कभी पापा के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। माँ इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा अपने अंदर लिए हुए थी। माँ की पीड़ा को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। रजत भागकर हॉस्पिटल गया और अपना परिचय उनको दिया। रजत को देखकर वह रोने लगे और रजत से बोले, मुझे पता है बेटा, तू मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए तो आजकल तू अपनी माँ को यहाँ आने नहीं दे रहा है। लेकिन बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रजत ने बुझे मन से उनको माँ की मृत्यु के विषय में बताया। माँ की मृत्यु के विषय में सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने अपना हाथ रजत के सिर पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। रजत वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। दोनों का इस तरह एक साथ जाना यह प्रमाणित करता था कि दोनों का प्रेम मन की गहराइयों से था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।